हेलो, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं नया टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। उससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार। आज का जो नया टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र के संयोजनों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की नई अध्ययन डालो। अपना चैप्टर था एसी थ्योरी, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन यानी कि कैपेसिटर जो होते हैं उनका ग्रुपिंग सिस्टम कैसे होता है, उनका कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं भाई। इंडक्टरों का संयोजन जो होता है, इंडक्टरों का संयोजन, इससे पहले अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। प्रतिरोधों का संयोजन, इंडक्टरों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन था वो बिल्कुल श्रेणी क्रम के लिए एक समान था दोनों में, और समांतर क्रम के लिए एक समान था। ठीक है, अगर इंडक्टर था उसमें श्रेणी क्रम क्या था हमारे पास, आई टी या एल टी बराबर था हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3, कुछ इसी प्रकार से था। लेकिन समांतर क्रम में क्या था इसका, इंडक्टर का समांतर क्रम में था 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इसी प्रकार से प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में क्या था, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में था RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसमें समांतर क्रम था उसी प्रकार से इसमें समांतर क्रम होगा, और इसके समांतर क्रम में भी वही रिपीट होती है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसका इंडक्टर का जो श्रेणी क्रम था उसी तरह से हमारे पास प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का जो समांतर क्रम है उसी प्रकार से हमारे पास इंडक्टर का समांतर क्रम। तो बिल्कुल इक्वल थे दोनों, लेकिन इसके विपरीत संधारित्रों का संयोजन होता है। इन दोनों के विपरीत किसका संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन होता है। तो आज अपन अध्ययन करेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। ठीक है, तो नई अध्ययन डालो आज संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। लिखो, संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से होता है। संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से होता है। निम्न दो प्रकार से होता है। ठीक है, नंबर 1 होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर 2 कौन सा होता है भाई, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब पढ़ेंगे नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन हमारे पास क्या होता है। श्रेणी क्रम
संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम सीरीज, श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज। ठीक है, सीरीज संयोजन होता है, ये होता है समांतर वाला पैरेलल संयोजन। ठीक है, तो सीरीज क्रम संयोजन में हम देखेंगे कि इसमें कैपेसिटर जो होते हैं उनको किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसको किस क्रम में लगाया जाता है भाई? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस प्रकार से? जैसे हम डायग्राम को अगर देखते हैं, ये कैपेसिटर का साइन होता है, कैपेसिटर 1 लगा दिया, कैपेसिटर 2 लगा दिया, कैपेसिटर 3। इस प्रकार से अनेकों कैपेसिटर हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको वोल्टेज सप्लाई दे देंगे अपन, ये लो, यहां तक की वोल्टेज ये ग्रहण करेगा V1, यहां से लेकर यहां तक की वोल्टेज V2 ग्रहण करेगा, यहां से लेकर यहां तक V3। ठीक है, कूलाम जो आवेश इसका होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र था भाई स्टार्टिंग में, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V, ये हमारे पास एक क्या है भाई? सूत्र है। ठीक है, तो VD, अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालनी हो, अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालनी हो तो क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल जो वोल्टेज खर्च हुई वो आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो, यहां से V की अगर वैल्यू अपन रखें इसमें, तो C है हमारे पास, C बराबर Q अपॉन C होता है, तो C अपॉन 1 बराबर Q अपॉन V। V की वैल्यू निकालेंगे तो C को V से, तो CV बराबर Q, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो V के स्थान पे अपन इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वोल्टेज 1 के लिए, कूलाम 1 के लिए, ये सॉरी कैपेसिटर 1 के लिए आवेश। ठीक है, तो VT हो जाएगा अपने पास Q अपॉन CT बराबर V1 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C2 C3। ठीक है, अब देखो हम यहां से Q को कॉमन निकाल लेते हैं, तो Q अप CT बराबर होता है, Q को कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से कट जाएगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन CT बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये है हमारे पास संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का सूत्र है। टोटल कैपेसिटेंस निकालने का ये हमारे पास क्या है? सूत्र है। इसके विपरीत था हमारे पास कौन सा? इंडक्टर और रेजिस्टेंस का, लेकिन इसमें क्या है? उन दोनों के विपरीत है। इस प्रकार से उसमें तो समांतर क्रम संयोजन में होता था, लेकिन इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में भी हो गया है। 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और हमें कैपेसिटर जोड़ने हैं तो आगे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/CN, यानी कि आगे कितने भी कैपेसिटर हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लो एक बार कॉपी में, इसको नोटबुक में उतारो भाई। इसके बाद देखेंगे हम संधारित्रों का समांतर संयोजन। डायरेक्टली इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, हमें इस
इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। इस सूत्र के आधार पर ये तो आपको इसलिए बताया गया है कि ये जो सूत्र है ये आया कहां से है, कहां से बन के आया है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है इस सूत्र को याद रखना, 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। उतार लिया जी। चलो नेक्स्ट जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 2 की तैयारी करो, समांतर क्रम संयोजन। ये है हमारे पास अभी समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में उस प्रकार से होगा जिस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में, सॉरी इंडक्टर के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर हम कैपेसिटर जो होते हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा C1 C2 C3, ये कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3। इन तीनों को एक सिरे से जोड़कर वोल्टेज सप्लाई दे देंगे। क्या दे देंगे? वोल्टेज सप्लाई दे देंगे। तो इसमें धारा अलग अलग होगी और वोल्टेज बिल्कुल सब में एक समान होंगे। वोल्टेज तो क्या होंगे? एक समान होंगे और धारा क्या हो जाएगी? अलग अलग। I2 हो जाएगी, इसमें I3 हो जाएगी। ये डायग्राम है अपने पास, इस डायग्राम को समझो भी। ये हमारे पास कैपेसिटर 1 है, ये हमारे पास कैपेसिटर 2 है, ये हमारे पास कैपेसिटर 3 है। इसमें वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो इसमें टोटल आवेश होते हैं, वो होते हैं, अगर हम टोटल आवेश निकालेंगे तो वो निकालेंगे टोटल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमें पता है Q बराबर होता है C इंटू V, ये हमें पता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था, एक सूत्र था हमारे पास V बराबर Q अपॉन C। अगर यहां से अपन Q को निकाल के लेके आएंगे तो बच्चे गुणा करेंगे, Q को 1 से गुणा करेंगे। Q को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Q। इसको V को C से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? VC या CV। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C को चाहे पहले रख दो, चाहे V को बाद में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो Q बराबर VC, तो हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है। ये होता है कैपेसिटेंस, ये होता है वोल्टेज, ये होता है आवेश, ठीक है। तो QT बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q के स्थान पे अपन रख देते हैं CV। हमें पता है V तो होती है सब एक समान, तो V को एक समान रख लेंगे। तो CT इंटू V बराबर C कैपेसिटर 1 के लिए C1 इंटू V क्योंकि सब में समान है इसलिए V1 V2 V3 लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, ठीक है। तो इसमें देगा CT इंटू V बराबर V, इसमें कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कैंसिल हो जाता है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हो तो हम इस सूत्र से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर 3 कैपेसिटर से अधिक कैपेसिटर जुड़े हो तो अपन इसके
को भी जोड़ सकते हैं और कैपेसिटर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में देखो रेजिस्टेंस में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रतिरोध था उसमें R T बराबर था 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से था समांतर क्रम में, लेकिन इसमें तो विपरीत है भाई, जिस प्रकार से उसमें श्रेणी क्रम में था उसमें इस प्रकार से समांतर क्रम में। तो Ct बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला डायग्राम, और ये कहां से आया तो इसको उतार लीजिएगा एक बार। अब इसके बारे में दो क्वेश्चंस देखेंगे। उतार लिया, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, और किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। कि हमारे पास दो संधारित्र है, एक तो है 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड का। तो क्वेश्चन लिखो आप सभी लोग, 4 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। 4 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता यानी कि टोटल जो कैपेसिटेंस है उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, एक तो है कैपेसिटर हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड का। एक तो है हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड का। नाम क्या दिया है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में। हमें पता नहीं संधारित्र जो होता है उसकी धारिता ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, 1/Ct बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/Ct बराबर 1/C1 की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है C2 की वैल्यू। तो C1 हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड प्लस C2 क्या हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड। निकालो, एलसीएम ले लो इन दोनों का, 4 × 12 12, 4 × 12 6 × 2 12, तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, यानी कि 5/12। ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा, आपने यहां पे निकाल के छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन होता है A B C D। 5/12 12/5 6/3 3/6। तो हमें ऑप्शन में दिखेगा 2.4। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में दिखाई देगा 5/12 हमने निकाला है, तो यहाँ पे लगा देंगे। वो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अपन ने Ct की वैल्यू नहीं 1/Ct की वैल्यू निकाली है, 1/Ct की वैल्यू
निकाली है, ना कि सीटी की। तो यहाँ पे बच्चे कई बार धोखा खा जाते हैं। कितने बार? कई बार। ठीक है, तो इस धोखे से बचने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू आई है ये है 1/ct की वैल्यू है हमारे पास 5/12, क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन होता है उसमें डायरेक्टली हमें 5/12 ही दिखाई देगा और हम जाते ही टिक कर देंगे। नीचे वाले ऑप्शन के बारे में अपने देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सीटी अगर निकालेंगे तो वज्र गुना वाला वही सिस्टम है, या इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, 12/5। तो सीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 10 5 चौका 20, 2.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर आप एक दो क्वेश्चन और निकालोगे तो आपको बिल्कुल ये फंडामेंटल है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं समांतर क्रम संयोजन का। सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो आप सीधे डायरेक्ट जोड़ दोगे उसको, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो हम देख लेते हैं कैसे करोगे आप। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 30 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र को 30 माइक्रोफैराड के, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 30 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी तुल्य धारिता, तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? क्वेश्चन को भाई सावधानी से पढ़ना है। क्वेश्चन को यह जरूर देखना है कि इसमें पूछा क्या है, दिया क्या हुआ, क्या दे रखा है, इसमें क्या पूछा गया है। हमें 4 संधारित्र दिए हैं, कितने? 4। चारों को कौन से क्रम में जुड़वाया है? समांतर क्रम में जुड़वाया है। हमें कौन से क्रम में जुड़वाया भाई? समांतर क्रम में जुड़वाया है। कितने माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है? 30 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है। तो इसका डायग्राम कुछ किस प्रकार से बन जाएगा? 4 है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। C1 है, C2 है, C3 है, C4। हमें दे रखा है प्रत्येक कितने माइक्रोफैराड के? 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। ये भी हमारे पास 30 माइक्रोफैराड है, ये भी हमारे पास 30 माइक्रोफैराड है। ठीक है, हमें पता है CD बराबर होता है C1 + C2 + C3 + C4 होता है। ये सूत्र हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। CD बराबर होता है C1 + C2 + C3 + C4। हमें करना क्या है? इनके स्थान पे इनकी वैल्यू रख दो और ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। क्या आ जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस। तो हमें ज्यादा दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं। CD बराबर हो जाएगा C1 की वैल्यू हमारे पास 30, C2 की वैल्यू भी कितनी है? 30, C3 की वैल्यू भी 30 है, C4 की वैल्यू भी। तो इन चारों को जोड़ोगे, 3 × 6 3 × 3 = 12, यानी कि 120 माइक्रोफैराड। अगर हम इन चारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस होती है या इसकी जो तुल्य धारिता होती है वो होगी 120 माइक्रोफैराड। बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको नोट करो।
और इसके बाद जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है अपना, उसके बारे में लिखो, उतारो भाई इसको। यानी कि संधारित्रों का जो उपयोग है वो कहां पे किया जाता है या किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा उपयोग लिखने की आवश्यकता नहीं, कुछ उपयोग तो हमें प्रैक्टिकली पता है, और जिसका थोड़ा सा सस्पेंस है वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो लिखो नई हेडिंग, संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग, संधारित्रों का उपयोग। संधारित्रों का उपयोग में नंबर 1 और नंबर 2 लिखना है। नंबर 1 में लिखो आप, डीसी परिपथों में उच्च आवेशन के लिए किया जाता है। डीसी परिपथों में उच्च आवेशन के लिए किया जाता है। डीसी परिपथों में उच्च आवेशन के लिए ठीक है किया जाता है। डीसी परिपथों में उच्च आवेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 हमारे पास है डीजल, पेट्रोल, ईंधन चालित वाहनों में स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसको? स्पार्किंग। अगर कैपेसिटर हम जो वाहन होते हैं अपने पास, उन वाहनों में स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, ठीक है।